डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, मैं हूं आदित्य नामदेव। अवसरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे उस अधिकारी की मुलाकात करवाएंगे, 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जशपुर के पत्थल गांव के बहुत छोटे से गांव पाकर गांव, शायद छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोगों ने उस गांव का नाम तक नहीं सुना होगा, उस गांव में जन्म लिए, नवोदय स्कूल से पढ़ाई की। संघर्ष उनका इतना है कि आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन संघर्ष लगातार जारी रहा और संघर्ष का ही परिणाम था कि 2018 में आईपीएस बन गए वो। फिलहाल बालोद जिले के एसपी हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं जितेंद्र कुमार यादव साहब का। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर, छत्तीसगढ़ में शुरू से ही मैं हूं, लेकिन पहली बार नाम सुन रहा हूं ये पाकर गांव, और शायद नाम अब उत्सुकता जानने की ज़रूर और है पाकर गांव की, क्योंकि पाकर गांव ने एक आईपीएस छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को दिया है। ये आईपीएस बनने की कहानी तो मैं बाद में जानूंगा सर, पहले थोड़ा आपको पीछे लिए चलता हूं, जीवन के उस पड़ाव में जब सरस्वती शिशु मंदिर से आपने अपनी स्कूलिंग जारी की, उस समय का सफ़र कैसा रहा सर? शुरुआत में एक हमारे यहाँ स्कूल था सरस्वती शिशु मंदिर, और एक गवर्नमेंट स्कूल था। तो भैया लोग गवर्नमेंट स्कूल जाते थे, तो उनके साथ में मैं 3-4 साल का जब था तो जाता था उनके साथ में। फिर मेरा एडमिशन शिशु मंदिर में किया गया, जहाँ मैंने 5वीं तक पढ़ाई किया। गांव का पूरा परिवेश था उस टाइम में, और टीचर्स ज़्यादा साथ देते थे हमारा, मतलब वो ज़्यादा केयर करते थे। तो इसीलिए एक जो ग्रूमिंग था शुरू में, अच्छी ग्रूमिंग रही मेरी। और उसके बाद मैंने जब प्राइमरी स्कूल में था तो भैया, जो मेरे मझले वाले भैया हैं, उनकी सहायता से मैं नवोदय की तैयारी शुरू किया, और फिर मेरा नवोदय में चयन हुआ था। कहा यह भी जाता है सर कि जितेंद्र कुमार यादव अगर नवोदय नहीं जाते तो शायद जितेंद्र कुमार यादव आईपीएस नहीं बन पाते। सच्चाई है इसमें? हम लोग 14 लोग क्लास में थे जब प्राइमरी स्कूल में थे। तो कई लोगों के जॉब लग चुके हैं, कई लोग हैं, बट कभी किसी ने सोचा नहीं कि यूपीएससी करेंगे करके। मेरा जब नवोदय में सिलेक्शन हुआ तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। वहाँ का जो इन्वायरमेंट था और वहाँ जो मोटिवेशन था, वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया इस मुकाम तक पहुँचने में। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं नवोदय नहीं गया होता तो शायद इस मुकाम तक पहुँच नहीं पाता। जीवन में सर अब परिवार बिखरते जा रहे हैं, बड़े भाई को छोटे भाई से मतलब नहीं रहता, परिवार में हर आदमी अपने बारे में सोचता है। बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो अपने परिवार के बच्चे के बारे में, अपने छोटे भाई के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ देते हैं, उस परिवार से आप आते हैं। सुनकर आज के समय में अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन सच्चाई है ये कि दोनों भाइयों ने ग्रेजुएशन के आगे पढ़ाई नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि जितेंद्र कुमार यादव कुछ बन पाए। क्या सच्चाई है इसमें? पारिवारिक स्थिति शुरू में ऐसी थी कि पापा छोटे जॉब में, बहुत छोटे जॉब में थे। साथ में उनको बीमारियां भी थी, तो काफ़ी पैसे लगते थे। उस दौरान ऐसा हुआ कि अगर मेरी पढ़ाई आगे की अगर जारी करनी थी तो और पैसे की आवश्यकता थी। तो उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स नहीं किया, अच्छे विद्यार्थी थे वो भी, और दोनों जॉब में लग गए और मुझे पढ़ाना शुरू किया। 2006 के बाद जब मैं 2008 में मैं कॉलेज गया तो सारे कॉलेज की पढ़ाई और उसके बाद मेरे प्रिपरेशन के जो खर्चे थे वो दोनों निर्वहन करते थे। तो उन्होंने एक हिसाब से अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस करके मुझे पढ़ाया है। आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि जब जितेंद्र कुमार यादव साहब तैयारी करते थे तो उनके भाई ये तक नहीं बता पाते थे उनको कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती हैं, ताकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। किडनी की बीमारी से ग्रसित थे, डायलिसिस लगातार चलता था, लेकिन जितेंद्र कुमार यादव की पढ़ाई में दिक्कत ना हो, उनको आगे टेंशन ना हो। प्रीलिम्स की परीक्षा वो दे देते थे, उसके बाद फ़ोन आता था कि तबीयत ख़राब है, जल्दी आ जाओ। मतलब एग्ज़ाम देने तक भाई इंतज़ार करते थे। इतना सेक्रीफाइस किया भाइयों ने? बहुत सेक्रीफाइस किया है सर। इनफैक्ट मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट वो भी इतनी समझदार थी कि जो चेन्नई भेजने का जो डिसीजन था उनका भी बहुत योगदान है। पापा नाराज़ हो गए थे कि इतने दूर क्यों जा रहे हो, लेकिन मम्मी अडिग रही और उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ। तो पापा, मतलब मम्मी और भैया, पापा ने हमेशा कहा है कि इसको डिस्टर्ब मत करना, इसको तैयारी करने दो, मुझे कुछ हो भी जाएगा तो इन्फॉर्म मत करना जब तक एग्ज़ाम इसका ख़त्म ना हो जाए। तो बड़े भाइयों ने भी अपने तक ही रखा और उनको संभाला। तो जब 5 बजे यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब ख़त्म होता था तो उसके बाद मेरे फ़ोन बजने शुरू होते थे कि घर आ जाओ, अब पापा की तबीयत ख़राब है, आईसीयू में एडमिट है और जल्दी आ जाओ करके। जब हाई स्कूल में थे तभी तय कर लिया था आपने कि यूपीएससी आपको जाना है, लेकिन आपको ये मालूम था कि
पारिवारिक वो स्थिति नहीं है कि इतने पढ़ाई का खर्चा परिवार वाले उठा पाएँ। तो वो जितेंद्र कुमार यादव जो शुरू से आईपीएस बनना चाहता था, वो वेटनरी में भी गए, आबकारी विभाग भी उन्होंने देखा, आईआरएस भी वो बने। ये पूरा सफ़र कैसा शुरू हुआ और कहाँ तक चला आईपीएस के पहले तक का सर? शुरू में जब 6वीं 7वीं में जब थे तो ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जॉब एक मिल जाए, क्योंकि परिवार को संभालना है, स्टैंड करना है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं रहता था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है। तो वो चीज़ हमेशा रहा, और इसी वो को एक सोच और इसी लक्ष्य को मैं लेते हुए हमेशा से रहा कि एक बड़ा आईएएस या फिर आईपीएस बनना है, या फिर सिविल सर्विसेज में अच्छे ओ पे जाना है। और इसी सोच को लेते हुए मैं लगातार तैयारी करता रहा। कई सारे डिपार्टमेंट्स भी मैंने चेंज किए इसी दौरान, और कॉलेज में रहते हुए या अपने जॉब के रहते रहते मैंने तैयारी की थी। जो भी मुझे समय मिलता था, शाम का समय मिलता था या सैटरडे संडेज मिलते थे, तो उसमें मैं अपनी तैयारी जारी रखता था। और उसी का परिणाम है कि दोनों बार मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके तीसरी बार भी सिलेक्शन हुआ। तो ये था कि एक कंटिन्यूस जो मेरा एफर्ट था कभी छूटा नहीं, और वो जो मोटिवेशन हमेशा बना रहा, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कि मैं बाकी सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करके इस जॉब के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। यही पीवीटी का एग्ज़ाम 2008 में आपने क्लियर किया सर, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ पर भी ये सोच कर के हमको आईपीएस बनना, वहाँ भी आपने मद्रास विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल हासिल किया। क्या उस सफ़र में भी ये लग रहा था कि यार यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ भी मुझे अच्छा ही करना है, भले मुझे आईपीएस तो जाना है, लेकिन जिस जॉब में मैं हूँ, जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ भी मेरे को 100% देना है? ये तो हमेशा ही रहता है। जैसे यूपीएससी, जब आप यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो हम सबको पता है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और उसमें सफलता के चांसेस कम होते हैं, और आप उसमें असफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार या फिर ऐसा परिवार जहाँ सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि सेटल हो जाए या फिर नौकरी लग जाए, तो ये रहता है कि एक प्रोफेशनल कोर्स करके सबसे पहले अपने आप को जॉब सिक्योरिटी ले ली जाए, और उसके बाद आगे की तैयारी की जाए। तो जब मैं इवन वेटनरी में भी जब था, वेटनरी जब मैं कोर्स कर रहा था, उस टाइम भी मुझे लगा था कि पहला साल जो मैंने बचा के रखा था, उस साल मैंने कोई तैयारी शुरू नहीं की थी। रीज़न सिर्फ यही था कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितनी तैयारी करनी है, ताकि मैं अपने वेटनरी जो जॉब है, मतलब वेटनरी का जो कोर्स है, उसको भी अच्छे से कर सकूँ। तो इसलिए मैंने एक साल जब मैंने आंक लिया कि इतनी मेहनत से मैं अच्छा कर सकता हूँ इसमें, उसके बाद फिर मैंने सेकेंड ईयर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये तो तय था कि मुझे वेटनरी में भी अच्छा करना है, और साथ में फिर यूपीएससी की भी तैयारी करनी है। 2014 में फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, 2015 में आप आईआरएस के लिए भी सेलेक्ट हो गए। गोल तो यूपीएससी ही था, आईआरएस भी आप बन गए। वो क्या रहा पूरा टेन्योर, उसमें कहाँ कहाँ आपने नौकरियाँ की, और उस समय क्या चैलेंजेस आपने महसूस किए? शुरुआती जब टाइम था, तो उस टाइम में जैसे ही मैं कॉलेज से निकला, तो मेरे पास 2-3 जॉब ऑफर्स थे, मतलब कि जॉब करना है, या तो वेटनरी, जैसे वेटनरी डॉक्टर में करना था। लेकिन मैंने ये चूज़ किया कि मुझे दिल्ली जाके प्रिपरेशन करना है, तो इसलिए मैंने वहाँ दिल्ली में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जॉब ज्वाइन किया। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरी जो खर्चे थे, वहाँ के जो तैयारी के खर्चे या रहने का खर्चा था, वो मिल गए मुझे, क्योंकि घर से फिर मुझे मांगना नहीं पड़ा कि पैसे की आवश्यकता है करके। तो वो मेरा प्राइमरी गोल था कि अपने सेल्फ सफिशिएंट होकर तैयारी करना है। तो इसलिए फिर मैंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जॉब ज्वाइन किया। इसी दौरान जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, जब अपने कॉलेज में, तो मैं सीजीपीएससी भी दे दिया करता था अक्सर, मतलब बिना तैयारी के। तो जब मैं फाइनल ईयर में था, तब मैंने मेंस लिखा था, तो सिलेक्शन हो गया था मेरा पीएससी में। तो वो 9 महीने बाद में उसका वो आया, ज्वाइन करने का आया, तो मैंने आबकारी विभाग में ज्वाइन कर लिया। तो इन द मीन टाइम, जब तक मेरा आईआरएस में सिलेक्शन होता, तब तक मैंने 2 डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिए थे। तो उससे क्या हुआ कि मेरा खुद का खर्चा और परिवार को जो भी मुझे कुछ हेल्प करना है, तो वो होता रहा। तो ये मेरे लिए अच्छी बात हो गई कि तैयारी भी साथ में चलती रही, और घर को जो हेल्प करना था या मुझे खुद को जो मेरे खुद के खर्चे थे, वो निकलते रहे। 2017 में आपने यूपीएससी फिर से फाइट की, और 2018 बैच के आप आईपीएस अधिकारी हैं। कितना चैलेंज आप मानते हैं एक छोटा सा गांव, पाकर गांव, जहां से आप पढ़कर निकले हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो मैं बात करूं सर, जितना मैंने लोगों से बात की है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को आज भी बहुत डर लगता है कि वो यूपीएससी फाइट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यूपीएससी सेलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और पाकर गांव तो बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ लोगों की सोच, क्या उस सोच पे ही रहते हुए ये डिसाइड हो गया था कि यहाँ जाना है, कि नवोदय आने के बाद ये आधारशिला वहाँ रखी गई कि अब मुझे नवोदय अगर मैं आ गया हूँ तो यूपीएससी जाना है? और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कितनी चुनौती है यूपीएससी फाइट करना? मेरे केस में एक एडवांटेज ये रहा कि मैं जब नवोदय में जब सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में एक मतलब अच्छा माहौल और मोटिवेशन मिला।
लाइब्रेरीज बहुत अच्छे थे, वहाँ के जो दिनचर्या थी या फिर मॉर्निंग की जो हमारे जो मॉर्निंग में हमारे जो मॉर्निंग के जो प्रेयर्स हुआ करते थे उसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें हर दिन भाषण होता था, एक अच्छा संवाद होता था। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को मतलब बच्चों को मोटिवेट करता था, वो जो समय होता था। तो कहीं ना कहीं एक सोच थी कि कुछ बड़ा करना है, या तो वो यूपीएससी के फॉर्म में हो या डॉक्टर बनना है या किसी भी फॉर्म में हो, बड़ा कुछ करना था। तो ये एक जो नवोदय का जो सेटअप था उसने काफ़ी कुछ इसमें मुझे मदद किया था। और ये जो आधारशिला जो तैयार हुई मेरी, उसके बाद फिर मैं उसी पे आगे कायम रहा। रही बात हिंदी मीडियम की, तो नवोदय में दोनों है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों था। तो मुझे जब मैं नवोदय में था तो मुझे ये तय कर लिया था मैंने कि कोई बड़े सिटी में जाके तैयारी शुरू करूंगा या फिर अपना ग्रेजुएशन करूंगा जिससे इंग्लिश में मुझे आसानी होगी। और फिर मैं इसीलिए चेन्नई भी चूज़ किया, जिससे मुझे इंग्लिश सीखने का ज़्यादा अवसर मिला। और फिर मैंने इंग्लिश मीडियम से फिर एग्ज़ाम दिया। तो जो हिंदी मीडियम के हैं, काफ़ी जो मेरे मित्र हैं वो हिंदी मीडियम से भी दे रहे हैं, तो जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है हिंदी मीडियम में उनके भी सिलेक्शंस हो रहे हैं। तो बस ये है कि आपको एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, कि और इस स्ट्रेटजी को एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से बनाना पड़ेगा और उसमें फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो वो मेरी मेहनत 10वीं से या 9वीं से कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, और वो स्ट्रेटजी फॉलो होता रहा और कहीं ना कहीं सारी रुकावटें दूर होती रहीं और सफलता मिल गई मुझे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी रही जीवन में, ख़ास तौर से उस समय जब पिता किडनी की बीमारी से ग्रसित थे, लगातार डायलिसिस में थे। उस समय कैसे मैनेज होता था सर, क्या होता था, कैसे मैनेज किया जाता था? उस टाइम सबसे जो फाइनेंशियल दिक्कत ये होती थी कि हफ्ता में 2 डायलिसिस होती थी और साथ में पाकर गांव में घर था, तो कोरबा आना पड़ता था, क्योंकि वहाँ डायलिसिस की सुविधा अभी भी नहीं है और उस टाइम भी नहीं थी। तो एक तो ट्रैवल करना पड़ता था, साथ में काफ़ी खर्चे होते थे। तो भैया दोनों जॉब में थे, तो वो काफ़ी हेल्प किया, उनका जो जॉब था। साथ में मैं भी जब से मैंने जॉब शुरू किया तब से पापा के लिए जो भी मेरे बचते थे पैसे, उस टाइम में एक्चुअली मैंने जेआरएफ ज्वाइन किया था तो सैलरी उस टाइम बहुत कम थी, तो उसके बाद भी जो बचते थे मैं उनके डायलिसिस के लिए उनको घर में दे देता था। तो हमारा घर का स्ट्रेटेजी यही था कि मेरी पढ़ाई जैसे तैसे करके कंटिन्यू रहे, साथ में पापा का भी इलाज चलता रहे। तो हमारा बस यही फोकस था। घर, बाकी सब जो सुख सुविधाएं थी उन पर कभी हमने फोकस नहीं किया कि ज़मीन खरीदना है या फिर घर बनाना है या फिर कुछ और करना है। हम सिर्फ यही फोकस रखते थे कि मेरी पढ़ाई जैसे जैसे कंप्लीट हो जाए और पापा का इलाज होता रहे। पिता का निधन 2016 में हुआ, उसके बाद आप आईपीएस सेलेक्ट हुए। अभी भी ऐसा लगता है कि वो रहते, उनके सामने आईपीएस बनते तो शायद ज़्यादा खुशी होती उनको? वो तो अलग ही खुशी की बात है कि अगर पापा रहते और उसके बाद मैं आईपीएस बनता, और अगर मुझे एज ए एसपी के रूप में देखते तो बहुत खुश होते वो। लेकिन जब 2015 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो कहीं ना कहीं मैं उनकी आधी इच्छा पूरी कर गया कि उनको, हाँ, कि वो इतने छोटे से जॉब में थे, को कई ताने मिले थे कि क्या कर पाएगा। मतलब एक होता है जब छोटे कोई कर्मचारी होते हैं गाँव के लोग, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, या फिर मेरे घनश्याम है मेरे पिताजी का नाम, कि घनश्याम का बेटा सिलेक्शन हो जाएगा, कि यूपीएससी हो जाएगा, आईएएस बन जाएगा, ऐसा किसी को मतलब पता ही नहीं था। तो बहुत आश्चर्यचकित हुए और पापा के लिए तो बहुत मतलब बहुत खुश थे, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छे पद पे पहुंच गया हूं। और मैं बस थोड़ा सा मिस करता हूं उस चीज़ को कि अगर आज वो होते तो शायद और खुश होते, और बहुत जो उन्होंने जो मेहनत किया था जब उन्हें पढ़ाने का। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो फादर थे काफ़ी एजुकेशन ओरिएंटेड थे। जो मेरे फादर पहले जब गवर्नमेंट जॉब उनका 2008 में परमानेंट हुआ, लगभग 28 साल तक डेली वेजेस में काम करते रहे। मतलब उनका सुपरवाइज़र में वो परमानेंट नहीं थे, लेकिन वो हमेशा से जितना जो अपने जो सैलरी का जो ज़्यादा पोर्शन था वो हमारे एजुकेशन पे खर्च करते थे। तो काफ़ी दूर का सोच कर वो हम लोग को अपना मनी इन्वेस्ट करते थे। तो उससे ये हुआ कि हम तीनों भाई अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तीनों भाइयों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली और मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। फिर भी सर कठिनाइयाँ बहुत आई इस दौर में, नवोदय से लेकर जो 2018 आईपीएस तक का सफ़र है, उसमें दिल्ली में जब हम पहुँचे, जब दिल्ली में अपने तैयारी शुरू की, उस समय मुखर्जी नगर जो सेंटर माना जाता है यूपीएससी पढ़ाई का, वहाँ पर भी काफ़ी चुनौतियाँ होंगी, महंगा घर, किताबें, ये उस समय कैसे मैनेज होती थी ये सब चीज़ें? मुश्किल था, हर महीना कुछ ना कुछ सोच के करना पड़ता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि अपने घर वालों को बर्डन दूं, बिकॉज पापा की बीमारी के लिए ऑलरेडी काफ़ी बर्डन था। तो मुझे महीने दर महीने सोचना पड़ता था कि अगले महीने की सैलरी आएगी तो अगले महीने का पे करूँगा।
सैलरी ज़्यादा नहीं थी कि उसको एक महीने का सैलरी बचा के दूसरे महीने के लिए कर सकूँ। तो हर महीने मुझे जद्दोजहद रहती थी कि हाँ, इस महीने की सैलरी आ गई, अब मैं इसको मैं पे करूँगा, रूम रेंट पे करना है या फिर किताबें खरीदनी है। तो मोस्टली खर्चे रूम रेंट, किताबों और खाने में हो जाता था। तो इस तरह जद्दोजहद तो थी, बट ये होता है कि पता नहीं भगवान का आशीर्वाद है या फिर क्या कह सकते हैं, जब आप किसी चीज़ को पूरे मन से चाहेंगे तो अपने आप सब साथ देना शुरू करते हैं। तो कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आई कि किसी महीने मेरे पास पैसे न हो, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाते थे। और इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ कि कभी मुझे इस तरह का दिक्कत नहीं देखना पड़ा, या तो सैलरी के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में, कहीं ना कहीं मुझे मिल गया पैसा। भाइयों का त्याग जीवन में की शुरुआत से आज तक और आगे भी याद रहेगा जो उन्होंने त्याग किया आपके लिए, क्योंकि वो भी जहाँ हैं उससे और ऊपर पहुँच सकते थे, लेकिन चूंकि आपको ऊपर पहुँचाना था, आपको उस मंजिल तक, आपको उस मुकाम तक पहुँचाना था, इसलिए उन्होंने अपना संघर्ष दूसरी दिशा में किया और अपनी पढ़ाई को बीच में ब्रेक किया। ये तो हमेशा मतलब उनके लिए मैं उन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दोनों भाई उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया। और इनफैक्ट पूरी फैमिली, उसके बाद में जब उनकी शादी हुई तो इवन भाभी जो थी वो भी मतलब साथ देती रही उस चीज़ का मेरे घर में। तो उनके बिना, उनके योगदान के बिना तो पॉसिबल नहीं था। तो आज भी हम लोग जब तीनों भाई मिलते हैं तो उस दौर को याद करते हैं जब परेशानियां थी, और हम लोग फिर कहीं निकल जाते हैं घूमने के लिए तीनों भाई बस। तो बहुत अच्छा लगता है संघर्ष। आप एक बार संघर्ष करके आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो जो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उसका एक आपको क्या कहना चाहिए, महत्व पता चलता है। तो वो महत्व हम तीनों भाई को पता है। बस हम तीनों भाई मिस करते हैं कि अभी पापा होते तो कुछ और होता, अलग होता। पाकर गांव का वो छोटा सा छात्र जो इसने प्राइमरी की स्कूल की शिक्षा वहाँ दर्ज कराई, वहाँ स्कूलिंग की, और अब पाकर गांव का वो आईपीएस जब वहाँ जाता है तो कितना गांव वालों में चेंजेस आप देखते हैं? बहुत अंतर आ गया। एक्चुअली आईआरएस से जब आईपीएस में चेंज हुआ तो उतना अंतर नहीं आया, क्योंकि गांव वाले आईआरएस, आईपीएस, आईएएस को एक समझते हैं। तो जब मेरा आईआरएस में सिलेक्शन हुआ तो उनको लगा कि आईएएस बन गए हैं, एक कॉमन वर्ड होता है गांव में कि आईएएस बन गए हैं। तो उसके बाद काफ़ी चेंजेस आ गए, काफ़ी लड़के मोटिवेट हुए हैं आसपास के लोग। मतलब जिनको लगता था कि इस क्षेत्र से कोई पीएससी भी नहीं निकाल सकता, वो अब यूपीएससी निकाल लिए हैं, तो हम भी कुछ कर सकते हैं करके। तो ये काफ़ी चेंजेस आया। मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी। 1-2 साल बाद मुझे जब मैं इंटरेक्शन करना शुरू किया, गाँव से फ़ोन आना या मैसेज के थ्रू पता चला कि अनजाने में ही मैंने कई लोगों को मोटिवेट किया है। तो एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये तो बात आई है, कॉन्फिडेंस आया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम मतलब पाकर गांव का एक लड़का कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब क्या वहाँ के लोगों, वहाँ के छात्रों को, वहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए या उनको उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए जहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, उनके लिए कोई प्लान कर गए अपने, या उनको फ़ोन पे मोटिवेट करना या उनसे लगातार बात करना? क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बीच में मैंने कोशिश की थी कि मोटिवेट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाए, ताकि जितने जो लोग हैं जो इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, उस तरह की दिक्कतें या फिर मार्गदर्शन चाहिए, किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए। लेकिन मैं भी कंटिन्यूस तैयारी करता रहा। और अभी जो मेरा लास्ट अगर 2-3 साल में देखेंगे तो मेरे आईपीएस की ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है, तो उसमें और कंटिन्यूस ट्रांसफर्स हुए तो फिर उसमें काफ़ी बिजी रहा। अब एक बार मैं सेटल हो गया हूँ तो थोड़ा सा अब मैं इसमें भी प्रयास करूँगा। पहले जो कुछ ग्रुप बने थे, हमने ग्रुप बनाए थे, थोड़े से डिफंक्ट हो गए, रीजन बिंग में बिजी रहा, तो उस ग्रुप को भी एक्टिव करेंगे। और बाकी जितना भी इंडिविजुअल जितने भी लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं या फिर कुछ इस प्रकार का किसी को पूछना होता है तो ज़रूर उसमें तो इंडिविजुअल मैं अटेंशन देता हूँ। साथ में कोशिश यही रहेगी कि पत्थल गांव में भी एक ऐसा हब टाइप से बनाया जाए या लाइब्रेरी टाइप से बनाया जाए, उसकी कोशिश करूँगा, ताकि उस तरह के जो लोग हैं उनको मोटिवेट किया जाए। उनको अगर कुछ थोड़ी मोड़ी भी जो हेल्प चाहिए तो उसको दिया जा सके। बलौदाबाजार से करियर की शुरुआत हुई थी सर, आईपीएस बनने के बाद प्रोविजन पीरियड था आपका, उसके बाद दुर्ग में भी आप रहे और उसके बाद कांकेर में भी आपको काम करने का मौका मिला और अब एसपी बालोद है। चैलेंज कहाँ ज़्यादा आप देखते हैं? क्योंकि एक नक्सल फ्रंट बिल्कुल अलग जगह काम करने की, बलौदाबाजार ज़िला बिल्कुल अलग जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अलग टाइप के होते हैं, दुर्ग की बात बहुत अलग क्योंकि सीएम साहब का खुद का गृह जिला है दुर्ग, और आज की डेट में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वीवीआईपी जिला माना जाता है, और अब बालोद। डिफरेंस क्या लगा और आपको क्या लगा कि काम में डिफरेंस तो देखिए हर जगह होते हैं, लेकिन क्या महत्वपूर्ण लगी अलग अलग जगहों में काम करके? देखिए, बलौदाबाजार हो या दुर्ग हो, ये दोनों ज़िले ऑलमोस्ट सेम है अगर वीवीआईपी सिक्योरिटीज़ और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो। रही बात कांकेर की, तो एक
अलग ही वहाँ का तासीर है। कांकेर आधा जो जगह है वो नक्सल प्रभावित है और आधा एक सामान्य क्षेत्र में आता है, तो दोनों जगह की पुलिसिंग डिफरेंट रही। पर हमारे जो आईपीएस की सर्विस में ये कहा जाता है कि जब हम शुरू में जब भी हम प्रोबेशन में रहते हैं या सीएसपीशिप में रहते हैं, एडिशनल एसपीशिप में रहते हैं, तो हम अपने आप को ट्रेन करते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए। तो मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा कि जो इन जिलों में जब गया तो जो भी चैलेंजेस आए, जैसे बलौदाबाजार में अगर देखा जाए तो वहाँ लड़ाई झगड़ा की बहुत समस्याएं, शराब की समस्याएं हैं, जुआ की समस्याएं पहले थीं, तो उन चीज़ों पर फोकस किया, उन पर काम करने का मुझे मौका मिला। रही बात दुर्ग की, तो दुर्ग में वीवीआईपी सिक्योरिटीज़ और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। क्राइम अपने आप में अच्छा सीखने का एक दुर्ग एक जगह है, तो अपने आप को क्राइम से हो या फिर वीवीआईपी सिक्योरिटी से हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर से हो, मैंने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश की, जिससे मैं अपने आप को तैयार कर सकूँ आगे की जिम्मेदारियों के लिए। और कांकेर में ज़्यादा समय नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने नक्सल जो समस्या है और उससे जो रिलेटेड फॉर्मेशंस हैं या फिर जो उसकी प्रभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में समझने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान मेरा बालोद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ के लिए मैं आ गया था। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन तीनों जिलों में, जिसका मुझे लाभ मिलेगा। दुर्ग में एक बहुत वीवीआईपी केस था, 25 दिन बाद नरकंकाल मिला था। वो केस क्रैक करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि बहुत प्रेशर्स भी थे, बड़ा नाम भी था जिसकी हत्या वहाँ पर हुई थी। सर, उस केसेस को भी लीड किया था आपने, उस केस को भी, क्या महत्वपूर्ण उस केस में आपको दिखा? और क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल पे तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन क्या लगा उस केस के बाद? बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था, दबाव भी बहुत ज़्यादा। ऐसे दबाव में 25 दिन बाद बॉडी का मिलना और 65 दिन बाद केस का सॉल्व होना, जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है एक आर्ट है, और जब हम इस चीज़ में घुसते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत अगर एक अच्छे ढंग से किया जाए और अच्छी सोच के साथ किया जाए, और टेक्निकल जो जितने भी हमारे हमने जो सीखा है, मतलब पहले उस चीज़ को सारा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत आसान हो जाता है। उसमें बहुत मेहनत लगी थी। इनफैक्ट हमने 300 से 400 लोगों का बयान लिया था और बहुत साइंटिफिकली हमने उसमें इन्वेस्टिगेट किया था, और काफ़ी मेहनत के बाद 65 दिन के बाद हमने उस केस को सॉल्व किया था। बहुत खुशी मिली थी उस केस को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ कि हमें रात भर नींद नहीं आती थी कि हम आगे क्या करें। कई बार एक डेड एंड आ जाता था कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे क्या, ये हो गया, ये इस लेवल तक पहुंच गए, लेकिन कंटिन्यूस हम उसमें मेहनत करते रहे। और जो पुराने जो बलौदाबाजार का जो मेरा ट्रेनिंग था, जिसमें मैंने 2-3 केसेस में काम किया था, वो मुझे काफ़ी हेल्प किया और सीनियर्स का सपोर्ट रहा, तो एक अच्छा टीम वर्क हुआ था जिसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया। आईपीएस तक पहुंचने में तो परिवार का सपोर्ट रहा, भाइयों का सपोर्ट रहा, माताजी का सपोर्ट रहा, पिता का सपोर्ट रहा। अब आईपीएस बनने के बाद मैडम भी आ गई हैं, फूड साइंटिस्ट हैं, उनका सहयोग कैसे मिलता है? क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम काम करते हैं, खासतौर से आप जैसे लोग जो आईएएस आईपीएस होते हैं, टेंशन्स बहुत रहती हैं। सबसे बड़ी बात है, चुनौतियां कम नहीं हैं। घर से निकले चुनौतियां, और घर कब जा रहे हैं ये भी नहीं पता। तो उस समय उनका कितना साथ मिल पाता है और कितना साथ ज़रूरी मानते हैं उनका होना? एक साथी का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, पर मैंने जब बात हुई शादी की तो मैंने ये देखा कि जो मैम हैं वो काफ़ी कूल हैं और बहुत सिंपल हैं, और किसी भी परिस्थिति में कूल रहती हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो जब भी कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं कि कुछ स्ट्रेस से मैं जाता हूं, तो 2-4 मिनट बात होती है तो फिर शांत हो जाता है अपने आप। जो यहाँ बाहर का जो माहौल रहता है उसको अपने आप, मतलब एक क्या करना चाहिए, वो बीच का एक विंड ब्रेकर जैसे कहते हैं ना, उस टाइप सा होता है। और एक साथी का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हम एक दूसरे को अपनी समस्याएं बता पाएँ, क्योंकि हम सबसे ये चीज़ बता नहीं पाते हैं कि हमारी क्या समस्याएं हैं, इंटरनल स्ट्रेस क्या है। तो जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो अपने आप स्ट्रेस कम होने लग जाता है, और जिस हिसाब से हमारा जॉब का प्रोफाइल है और स्ट्रेस होता है, तो हमें इस तरह के साथी की बहुत आवश्यकता होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी कि मुझे वो मिली, और मैं तो यही कभी कभार डिस्कस करता हूँ तो थोड़ी खुश होती हैं कि मैं जब उनको बोलता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। और बहुत अच्छा है, फ्यूचर में भी उनका बहुत अच्छा साथ मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस हिसाब से मैं जहाँ से आया हूँ और जिन परिस्थितियों में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में आईपीएस बना, तो पर मतलब कठिनाइयाँ बहुत होती हैं और हर स्तर पे कठिनाई होती है। एज एन एसपी जब मैं आईपीएस बन गया, इसके बाद भी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर एक अच्छी सोच के साथ में
और एक अच्छे मोटिव के साथ में कंटिन्यूस अगर हम मेहनत करते रहेंगे और लक्ष्य हमारा तय है, तो जो कठिनाइयाँ होती हैं अपने आप दूर होती जाती हैं। जिस तरह से मेरे जीवन में मेरे भाई आए, या फिर कई और ऐसे लोग हैं जिनको मैं, मतलब कई लोग हैं जिनका मैं नाम, बहुत लोग हैं जिनका नाम अभी नहीं ले पाऊंगा, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप में मेरी मदद की, और वो मदद इतनी मतलब कारगर साबित हुई कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। तो अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई किसी लक्ष्य के बारे में सोच रहा है, तो अगर अच्छे से उस चीज़ को करे तो लोग साथ देते हैं, कठिनाइयाँ दूर होती हैं और अपने आप लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। तो आपने देखा कि एक आईपीएस के कंधे पर जब बैज आप देखते हैं, बहुत खुशी होती है कि कोई आईपीएस से आप मिल रहे हैं, कोई आईएएस से आप मिल रहे हैं, लेकिन उस आईपीएस के बनने तक के संघर्ष को आप समझिए। हर इंसान में प्रतिभा है, केवल उस प्रतिभा को निखारना है और आपको संघर्ष करना है। देखिए, संघर्ष जितना ज़्यादा आप करेंगे, सफलता की गुंजाइश उतनी ज़्यादा रहेगी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज अफसरनामा में आपसे विदा लेता हूँ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। धन्यवाद।